हेलो गर्ल्स। अपन पढ़ रहे थे भारत की संघीय व्यवस्था में आधारभूत तत्व, खंड ब की इकाई पहले का तीसरा पाठ। इसमें अपन संघीय जो व्यवस्था है उसके प्रमुख लक्षण देख चुके थे, संघात्मक शासन के प्रमुख लक्षण देख चुके थे। अब एकात्मक के भारतीय संविधान में क्या लक्षण रखे हुए हैं जिनके कारण भारतीय संविधान को एकात्मक भी कहा जाता है। पहला है एक संविधान। एक संविधान मतलब संघीय देश होते हैं, उनमें संविधान, अनेक देशों में संविधान दो होते हैं, एक राज्य का या प्रांत का संविधान, दूसरा देश का संविधान। लेकिन भारत में यह व्यवस्था है कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच में संविधान अलग अलग नहीं है, एक ही संविधान है। ये व्यवस्था भारत को एकात्मक लक्षण के लिए आगे ले जाती है। दूसरी है अवशिष्ट शक्ति। अनुच्छेद 448 किसी भी सूची में जो विषय नहीं है, 3 सूचियां बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उन तीनों सूचियों में किसी में भी कोई विषय शामिल नहीं है या नवीन परिस्थितियों के अनुसार कोई भी विषय नया उत्पन्न हो जाता है तो उन विषय पर, उसे अवशिष्ट शक्ति कहते हैं, उन विषय पर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। ये अवशिष्ट शक्ति का जो उदाहरण है अपने, ये कनाडा से लिया गया है। संविधान संशोधन। केंद्र को संविधान संशोधन के अधिक अधिकार प्राप्त है, मतलब केंद्र सरकार है उसको संविधान संशोधन के अधिक अधिकार प्राप्त है। राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन कम भागों में संविधान के कम भागों में संशोधन कर सकता है। मतलब संविधान संशोधन का मुख्य कार्य वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य के विधानमंडल संविधान के कुछ ही हिस्सों में संशोधन कर सकते हैं, इसलिए केंद्र को प्रभावी बनाया गया है। शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में शक्तियों का विभाजन है, उसमें केंद्र को मजबूत बनाया गया है, ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, महत्वपूर्ण विषय दिए गए हैं, महत्वपूर्ण विषय संघ सूची से रखे गए हैं। विरोधाभास के समय यदि एक ही विषय पे दोनों कानून बनाते हैं, विरोध हो जाता है कानून में, दोनों अलग अलग विपरीत कानून बनाते हैं, तो केंद्र का कानून है वो प्रभावी रहेगा। ठीक है, इस प्रकार शक्तियों का विभाजन भी इसी प्रकार किया गया, केंद्र मजबूत रहे। आपात शक्ति। संघात्मक संविधान में को एकात्मक रूप, ठीक है, संघात्मक संविधान में एकात्मक रूप दिखता है। कैसे? राष्ट्रपति घोषणा संविधान के अनुच्छेद 352 जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत युद्ध होने पर, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने पर, ठीक है, क्या कर सकता है? आपात स्थिति लागू कर सकता है। इसके अलावा 356 में यदि राज्यपाल या किसी अन्य स्रोत द्वारा राष्ट्रपति को ये पता चले कि राज्य संवैधानिक तरीकों से राज्य का शासन नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति उस पर अपना शासन या आपात स्थिति लागू कर सकता है। 360 में वित्तीय संकट किसी एक भाग पर या पूरे देश पर या किसी एक विभाग में या जैसे किसी भी जगह यदि राष्ट्रपति को लगे कि वित्तीय संकट है, उस समय वित्तीय आपात की घोषणा भी हो सकती है। ये आपात स्थिति के लिए 3 जो अनुच्छेद हैं, 352, 356 और 360। 352 में बाह्य स्थिति, युद्ध या भीतरी जो सशस्त्र विद्रोह उसके लिए, 356 में राज्य की संवैधानिक व्यवस्था फेल होने पर, और तीसरा है 360, इसमें वित्तीय संकट या वित्तीय आपात लागू होता है। इसके बाद में छठा है राज्यों में असमान प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व असमान है राज्य की जनसंख्या के आधार पर, जबकि अमेरिका में भी राज्यसभा जैसी एक संस्था है सीनेट, उसमें 2-2 सदस्य प्रत्येक प्रांत के होते हैं। जबकि भारत में क्या है, जनसंख्या के आधार पर है, किसी में 10 है, किसी में 15 है, किसी में 12 है, किसी में 11 है। तो इस प्रकार जैसे सदस्य जनसंख्या है उसके आधार पर उसमें सदस्य राज्यसभा में जाते हैं। फिर एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता है। दूसरे देशों में देखा जाता है कि जहाँ संघीय शासन है, जैसे अमेरिका है, अमेरिका एक राष्ट्र संघ है, तो उसमें क्या है, अमेरिका की नागरिकता अलग होती है और जिस प्रदेश में, जैसे कैलिफोर्निया में रह रहा है तो कैलिफोर्निया का नागरिक गिना जाता है। लेकिन भारत का नागरिक कहीं भी रहे वो सिर्फ भारत का नागरिक ही होगा। ये व्यवस्था भी संघात्मक शासन के एकात्मक लक्षण को दर्शाती है। इसके अलावा प्रारंभिक बातों में एक रूपता,
कुछ मुद्दे जैसे पूरे देश में दीवानी फौजदारी के एक जैसे कानूनी चुनाव है, एक ही चुनाव आयोग है, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य केंद्र और राज्यों में प्रशासन आदि की एकात्मकता की ओर दर्शाते हैं। मतलब जो प्रारंभिक बातें होती है, जैसे पहला के दीवानी या फौजदारी मामले जो कोर्ट में होते हैं उनके विषय लगभग एक ही होते हैं। इसके अलावा एक ही चुनाव आयोग है, एक ही अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इसी प्रकार अन्य व्यवस्थाएं भी जो प्रारंभिक बातें हैं उनमें एक रूपता झलकती हैं। फिर राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं, राज्य अपने आप पृथक नहीं हो सकते। किसी भी राज्य को संघ से अलग होने के अधिकार नहीं है। 1963 में संविधान संशोधन 16वें स्पष्ट है कि संघ से अलग होने के पक्ष, यदि अलग होने की बात भी है, पक्ष पोषण मतलब उसके बाद का जो समर्थन करते हैं को वाक स्वतंत्रता संरक्षण प्राप्त नहीं है। उसको जो भारत से कोई भी राज्य या कोई व्यक्ति अलग होने की बात करता है, उसको उसकी जो बात है उसको भी स्वतंत्रता के, जैसे भारत में अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन जो पक्ष अलग होने की बात करेगा उसको ये अधिकार नहीं होगा कि वो भारत से अलग होने की बात करे। सीमाओं में परिवर्तन हेतु राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं, संसद ही सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए राज्यों की स्वीकृति जरूरी नहीं है। पुनर्सीमांकन है या नए राज्य का गठन है, ये सभी केंद्र सरकार अपने स्तर पर ही कर सकती है। इसलिए केंद्र को मजबूत बनाया गया है। फिर है लोक सेवाओं का विभाजन नहीं। भारतीय लोक सेवाएं कोई भी है उसमें मध्य विभाजन नहीं है। अधिकांश लोक सेवकों का नियोजन राज्य सरकारें करती है, किंतु वो राज्य तथा केंद्र की कानून व्यवस्था का पालन कराते हैं। अधिकतर सेवाएं हैं वो जो राज्य सरकारें हैं वो करती है, और वही केंद्र के द्वारा जो नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, उनका पालन करवाती है, और राज्य द्वारा जो कानून बनते हैं उनका भी पालन करवाती है। अतः राज्य की लोक सेवाएं हैं उसमें स्पष्ट विभाजन नहीं है। हालांकि अपन देखें कि जो संघात्मक व्यवस्था के लक्षण थे लगभग वही 2-4 पॉइंट इसमें आते हैं, लेकिन उनमें कहने का ढंग अलग हो जाता है कि जैसे एकल नागरिकता है, एक संविधान है, ये सब उसमें है, आपात स्थिति है, उस प्रकार संघात्मक लक्षण भी ये हैं। लेकिन इनको बोलने के लिए, इनको कहने के लिए एकात्मक लक्षण ज्यादा प्रभावी है, इसलिए अपन इसको ये कह सकते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और रह जाता है इस पाठ का, भारतीय संघवाद की प्रवृत्तियां। ये किताब से सीधा ही देख लेते हैं। भारतीय संघवाद की प्रवृत्तियां। भारतीय संघवाद संविधानविद केसी वीर के शब्दों में अर्धसंघीय है। ग्रेनविले ऑस्टिन ने इसे सहयोगी संघवाद कहा है। स्वयं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे कठोर संघीय ढांचा मानने से इनकार किया है। मोरिस जॉनसन ने सौदेबाजी वाला संघवाद माना है, परंतु ये सत्य है कि भारतीय संघवाद विशुद्ध सैद्धांतिक संघवाद नहीं है और विशिष्ट बहुलवादी परिस्थितियों में इसे एकात्मक शक्ति प्रदान की गई है। केंद्र को अत्यधिक शक्तिशाली बनाया गया है। विधायी, कार्यकारी और न्यायिक आपातकाल सभी क्षेत्रों में अंतरिम निर्णायक भूमिका केंद्र की रखी गई है। अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन उपबंध बताया थे मैंने 352, 56 और 360, वित्त आयोग, इससे इत्यादि संस्थागत रूप से केंद्रीयकरण के माध्यम में रहे हैं। इस एकात्मक आत्मा वाले संघवाद का दूसरा पहलू यह है कि राज्यों को अनेक संस्थाओं के माध्यम से उचित महत्व और भागीदारी प्रदान की गई है। राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषदें, नीति आयोग इत्यादि महत्वपूर्ण विषयों पर संघवादी स्वरूप में राज्य की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। गत 6 दशकों से व्यवहारिक अनुभव के आधार पर भारतीय संघवाद का मूल्यांकन करते हुए कई प्रकार की धाराएं दृष्टिगोचर होती है। यहाँ प्रारंभिक वर्षों में केंद्र और राज्यों में लगभग एक दलीय प्रभुत्व वाली संस्थाएं के कारण विवाद कम हुए हैं और केंद्रीयकरण प्रवृत्ति हावी रही है। वही 1967 के बाद से राज्यों और केंद्र के बीच में विवाद बढ़ते गए। हालांकि धारा 356 का उपयोग से लेकर 1955 से ही केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। साझा सरकारों के दौर में केंद्र की स्थिति स्वाभाविक रूप से कमजोर होती है और भारत में भी 1990 के पश्चात ऐसा ही हुआ है, परंतु वर्तमान सरकार के कार्यकाल में मजबूत केंद्र सरकार होने के बावजूद राज्यों के हितों पर उचित ध्यान देते हुए उन्हें पर्याप्त राजनीतिक एवं आर्थिक
स्वायत्ता प्रदान करने की प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई देती है। जीएसटी जैसी एकीकृत व्यवस्था से भी अंततः राज्यों को बहुप्रतिशत आर्थिक संसाधनों को मजबूत करने का कार्य किया गया। यद्यपि पूर्व में केंद्र द्वारा अत्यधिक दबावों और धारा 356 के बार बार दुरुपयोग के कारण राज्यों द्वारा स्वायत्ता की मांग जोर पकड़ने लगी थी। विपक्षी शासित राज्यों और केंद्र की संघर्ष की राजनीति आम बात थी और एक संपूर्ण आयोग 1983 जिस सरकारी आयोग नाम था गठित करना पड़ा। परंतु वर्तमान में कपित जल विवादों को छोड़कर सामान्यतः केंद्र राज्य तथा राज्यों के मध्य सामंजस्य तथा समन्वय का वातावरण बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। सरकारी आयोग ने भी 1985 में अपनी रिपोर्ट में मजबूत केंद्र तथा सुदृढ़ राज्यों का सुझाव दिया था, जो अब चरितार्थ होता हुआ प्रतीत हो रहा है। विषय मैंने बताया था, विषय संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 विषय हैं और समवर्ती सूची में 47 विषय रखे गए हैं। इस प्रकार अपन कह सकते हैं भारत एक संघीय व्यवस्था होते हुए भी एकात्मक रूप से मजबूत है, एक राष्ट्र के रूप मजबूत है। वर्तमान में राज्यों के बीच में विवाद कम है, केवल नदी जल बंटवारे के वाले विवाद है। इसके अलावा कोई विवाद ज्यादा सामान्य महत्व नहीं रखता है।